हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू की हुई है पीडीएफ डिस्कशन, जो कि आपको पीडीएफ विंग्स की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं, उसी का नेक्स्ट सेशन लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल पार्ट हैं तो बोर्ड पे सॉल्व करवाना ज़रूरी है, तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा। साथ ही साथ आपको बता दूँ दोस्तों कि जो आंसर की है, इसकी रिवाइज आंसर की आंसर्स में कुछ एरर्स थे, वो हमने अब रिमूव कर दिए हैं। उसकी एक नई आंसर की हमने दी है, वो आपको पहले भी हम बता चुके हैं। आज के इस वीडियो में भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके लिंक में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म खत्म किया था पीडीएफ से, जो हमने एमसीक्यूज़ ले रहे हैं। तो आज मैं मिसलिनियस का पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ, तो इसके कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए हैं, तो इसलिए आज आपके सामने मैं उसको बोर्ड पे सॉल्व करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वेरी फर्स्ट एमसीक्यू शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, आई होप सबके पास पीडीएफ होगी। कहता है इनमें से कौन सा है जो पार्टनरशिप फर्म के एसेंशियल एलिमेंट्स में नहीं आता। सो ऑप्शंस आर ए एटलीस्ट 2%। देखिए, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये एसेंशियल एलिमेंट में आता है। सो दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। बी, देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। कोई भी पार्टनरशिप बने, कितने भी पार्टनर्स हों, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो ओरल है या रिटन। तो जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उसमें एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, तो ये भी एसेंशियल एलिमेंट में आता है। सी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये एसेंशियल एलिमेंट में नहीं आता कि शेयर इक्वल ही हो। ऑफ कोर्स जो पार्टनर्स हैं शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इक्वली करेंगे ऐसा नहीं है। वो किसी भी रेशो में कर सकते हैं, वो इक्वल भी हो सकती है और कुछ और रेशो भी हो सकती है जो पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। सो सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट का आपका सी है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड क्वेश्चन, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनरशिप है उसमें किसी पार्टनर के द्वारा किया गया कोई काम, कोई एक्ट, इज ऑप्शन ए बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बी बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, सी बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, नन ऑफ द अबव। देखिए, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप में कोई काम करता है तो उस काम के लिए सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म है ये पार्टनर्स को मिलकर बनती है। तो एक पार्टनर के द्वारा किया हुआ कोई भी काम, उसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं। सो द राइट आंसर विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। तो सेकंड का जो आंसर रहेगा दैट विल बी, सेकंड का आंसर रहेगा दैट विल बी ए पार्ट, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर का किया हुआ काम सब पार्टनर्स पे उसके लिए लायबल होंगे। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। फर्स्ट, ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर, एक माइनर को हम पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते, गलत है। एक माइनर को पार्टनर हम एडमिट कर सकते हैं। बी, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर ओनली इन टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, एक माइनर को हम पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं, एज ए पार्टनर ले सकते हैं तब जब वो पार्टनरशिप फर्म के लिए बेनिफिट हो, पार्टनरशिप फर्म के लिए ज़रूरी हो, उससे हमारी पार्टनरशिप फर्म को कोई फ़ायदा हो रहा हो, तब हम उसको ले सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, इसको ऑफ ही कर दूं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सी पार्ट, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर बट हिज राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द सेम ऑफ अडल्ट पार्टनर, कि उसकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होंगी, ये गलत है। उसकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम नहीं होती जो बाकी पार्टनर्स हैं। सो डी, नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज बी, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इन टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, जब वो फर्म की बेनिफिट के लिए हो, पार्टनरशिप फर्म की बेनिफिट के लिए हो। चलिए दोस्तों, सो थर्ड का राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, पार्टनर का जो रिलेशन फर्म के साथ है वो क्या है। ए, एन ओनर, बी, एन एजेंट, सी, एन ओनर एजेंट, डी, मैनेजर। एक पार्टनर का फर्म से रिलेशन एक ओनर का भी है और एक एजेंट भी है, वो मालिक भी है और वो एक एजेंट की तरह ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स भी काम कर सकता है। सो ही इज़ बोथ एन ओनर एंड एन एजेंट। सो राइट आंसर इज, फोर्थ का राइट आंसर आपका रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनरशिप इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। देखिए दोस्तों, ये मैंने पहले भी बताया था
कि पार्टनर्स को जो भी हम सैलरी देते हैं या कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब ही यही है कि जो आपके पास प्रॉफिट है उसको एप्रोप्रिएट यानी डिवाइड करो इन द फॉर्म ऑफ पार्टनर्स के एक्सपेंसेस या फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो। तो जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है, जब नहीं होगा तो नहीं दिया जाता है, अनलेस कि मेंशन हो कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना ही देना, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज लेना। एज ए चार्ज का मतलब हो गया कि वो एक्सपेंस जो आपको हर हाल में पे करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अदरवाइज पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट हो। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर्स, पार्टनर को पे किया जाएगा इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड में वो प्रोवाइड हो, बट ओनली आउट ऑफ, कहाँ से दिया जाएगा? तो ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं। ए प्रॉफिट में से दिया जाएगा, बी रिजर्व में से दिया जाएगा, सी अकोमोडेटेड प्रॉफिट में से दिया जाएगा, डी गुडविल। तो यहाँ पे हमारा आंसर है प्रॉफिट, कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। सो 5th पार्ट जो है इसका आंसर है ए, यानी पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट सिर्फ उस साल का जो प्रॉफिट है उसमें से दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 6th इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से कौन सी है ऐसी आइटम है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते? तो ऑप्शन हमारे पास हैं ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सी रेंट पेड टू पार्टनर और डी पार्टनर सैलरी। तो इनमें से कौन सी है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से जो हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेते हैं वो आपको क्रेडिट साइड में आता है, लेकिन आता ज़रूर है। उसके बाद रेंट पेड टू पार्टनर्स, रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये वो एक्सपेंस है जो आपको हर हाल में पे करना होता है। सो जो एक्सपेंस आपको हर हाल में पे करने हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। सो रेंट पेड टू पार्टनर जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। और डी जो आंसर है पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेते हैं। तो एक रेंट पेड टू पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे के सारे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सो राइट आंसर इज सी। तो 6th क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर है सी। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 1:2। पी और क्यू दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है। आर वाज मैनेजर हु रिसीव्ड द सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। जो आर है, आर की सैलरी जो है वो है 10,000 रुपया महीना। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम साल भर का, पूरे साल का बनाते हैं। तो 10,000 रुपया महीना अगर उसकी सैलरी है तो साल भर में हमने उसको सैलरी दी है 1,20,000। ठीक है। उसके बाद कहता है 10,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, इन एडिशन टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और कमीशन है उसकी 10%, प्रॉफिट का 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी उसकी कमीशन निकालने के बाद। ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे अभी। टोटल रेमुनेशन टू आर अमाउंट रुपीज 1,80,000। आर की जो टोटल रेमुनेशन है, आर्स टोटल रेमुनेशन, टोटल रेमुनरेशन, अब टोटल रेमुनेशन उसकी 1,80,000 है, 1,80,000। ठीक है। और हमें कहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग एंड सैलरी एंड कमीशन वास, हमें बताना है प्रॉफिट कितना था। अब देखिए दोस्तों, आर की जो टोटल रेमुनेशन है वो 1,80,000 है। टोटल रेमुनेशन का मतलब हो गया कि इसकी सैलरी प्लस कमीशन दोनों मिला के 1,80,000 उसका अमाउंट आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल रेमुनेशन हमें पता है कि 1,80,000 है, इसमें सैलरी भी है और कमीशन भी। सबसे पहले अगर मैं 1,80,000 में से मैं माइनस कर दूंगा उसको जो हमने सैलरी दी है, तो हमें 1,80,000 में से सैलरी इसकी 1,20,000 थी, अगर वो माइनस कर देता हूँ तो 60,000 बाकी बचा। इसका मतलब ये उसकी क्या थी, कमीशन, क्योंकि मैंने बताया कि दो ही चीज़ें मिल रही हैं उसको, एक सैलरी और दूसरी कमीशन। तो दोनों का टोटल 1,80,000 है, जिसमें से हमें पता है कि सैलरी 1,20,000 है, इसका मतलब बाकी अमाउंट उसका कमीशन का है। अब ये कमीशन प्रॉफिट का 10% था आफ्टर चार्जिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी वर्ड, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना टाइम आपके पास है भी नहीं, जब भी वर्ड आफ्टर लिखा हो, जो परसेंटेज ऊपर लेनी है आपने, जैसे मान लो हमें निकालना है 100 का 10%, तो जो परसेंटेज आपने ऊपर लेनी है वो आपने नीचे 100 में ऐड कर देनी है। कब, जब ये वर्ड आफ्टर लिखा हो। जब भी ये वर्ड आफ्टर लिखा होगा, परसेंटेज ऊपर जो ली प्लस 100 प्लस परसेंटेज। तो यहां पे इस केस में
हम क्या करेंगे, कमीशन हमें दे दी है, हमें टोटल निकालना है कि जो प्रॉफिट था उसका जो 10% कमीशन हमने निकाली 60,000, तो प्रॉफिट कितना था। तो हम ऐसा करेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट कितना था हमारे पास 60,000, जो डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट लिख देता हूँ रादर इसको। 60,000 हमारी कमीशन है। अगर आप वो फॉर्मूला अप्लाई करते तो वो होता 10/110। अब हम इसका उलट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 110/10। अब इस दोनों को डिवाइड कर लो, 6011 सा 6,60,000। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट सारे एक्सपेंस निकालने के बाद आया हुआ है। इसका मतलब अभी इसमें से हमने सैलरी माइनस कर दी हुई है, तो ऐड कर देंगे इसमें फिर से सैलरी, क्योंकि उसको कमीशन थी प्रॉफिट का 10% सैलरी निकालने के बाद। तो सैलरी निकालने के बाद का ही ये प्रॉफिट आया, तो मैं इसमें फिर से सैलरी ऐड कर दूंगा जो हमने इसको दी थी। इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट था वो 7,80,000 का था। 7,80,000 का प्रॉफिट था। अब इसको मैं क्रॉस चेक करके भी बता देता हूँ। 7,80,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 1,20,000 हमने सैलरी दी, तो हमारे पास प्रॉफिट बचा 6,60,000। फिर उसका 10% 10/110 किया, वो आपका 60,000 के आ गई कमीशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकाल देना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये पॉइंट आपको फिर क्लियर कर देता हूं कि ये 110/10 मैंने क्यों लिया। देखिए, मान लो कि आपको प्रॉफिट है 200 का, ये मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, और आपको कहा गया है कि जो आपकी कमीशन है आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट वो 10% आफ्टर चार्जिंग। तो मैंने कहा था जब भी वर्ड आफ्टर लिखा हो तो मैंने क्या बताया है कि जो परसेंटेज ऊपर है वो नीचे 100 में ऐड कर देनी है। तो अगर मैं इसकी कमीशन निकालूं जो कि सपोज करो 10% है, तो मैं क्या करूंगा, 200/10/110। तो इसको डिवाइड कर लो और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये अगर 200 को आप 11 के साथ डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा आपका 18.18। अब हमारे पास ये कमीशन दी है, हमें ये वैल्यू निकालनी है 200। तो कैसे निकालेंगे, 200 कैसे निकालेंगे। अब आपके पास जो कमीशन है इसको इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर लो 110/10, तो आपका वही आंसर आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। अपॉन मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 10, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 199.999 आंसर आ जाएगा, मतलब वही 200 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आपका वही आंसर आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो कमीशन आई है ये उस प्रॉफिट में से जो आपका प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट, उसका हिस्सा है 60,000। डिविजिबल प्रॉफिट कितना था, तो जैसे हमें किसी चीज़ का 10% निकालना होता है, 200 का 10% निकालना है, तो हम ऐसे कर लेते हैं 20 रुपीज़, 200 का 10%। लेकिन अगर आपको ये 20 दिया है और आपको ये 200 बनाना है, तो क्या करोगे, 20 को इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो ये तो आफ्टर चार्जिंग वाला किस्सा बता रहा था मैं, तो 200 आ जाएगा। तो आपको रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। सो इसी तरह आपने ये आंसर निकाला, तो वो 6,60,000 बना था, उसमें आपने क्या कर देना है, ऐड प्रॉफिट ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि कैलकुलेशन गलत हो जाए। तो आपको पहले भी कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आप अवॉइड करोगे, आप उसको एग्जाम में नहीं करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी कम ही जाएंगे, ऐसा बहुत रेयर चांसेस है कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको पूछा जाए। चलिए, तरीका मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से करना है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो हमारा आंसर था 7,80,000। अब आपकी ऑप्शंस में देख लो ये आंसर कहाँ पे है। 7th क्वेश्चन का ये आंसर है सी पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 7 उसका आंसर था सी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी ड्रॉज ए फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बी ने हर महीने के आखिर में एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15%। अब देखो, जो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, ये क्वेश्चन 8th है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो है 15%। ठीक है, और साथ में इसका कहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग, हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके दे दिया हुआ है कि जो उसका इंटरेस्ट साल के एंड में आया वो 8250 था।
ड्राइंग्स ऑफ बी की ड्राइंग्स बतानी है। देखिए सबसे पहली बात ये कि जो पार्टनर है इसने जो पैसा विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ किया। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस याद होंगे। मैंने कहा था कि अगर साल की शुरुआत में करता है बिगिनिंग में तो क्या मैंने बताया था फॉर्मूला 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2। एंड में करता है तो क्या फॉर्मूला था 12 - 1 बाय 2। तो यहाँ पे एंड में कर रहा है तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 11/2 5.5 मंथ। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड हमारा क्या निकल गया वो हमने निकाल लिया कि 5.5 मंथ्स हमारा एवरेज पीरियड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नॉर्मली जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं सिंपल मेथड से, मैं प्रोडक्ट मेथड नहीं लगा रहा, सिंपल मेथड से लिख देता हूँ, सिंपल मेथड। ठीक है, तो सिंपल मेथड से अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो होता है टोटल अमाउंट विड्रॉन, टोटल अमाउंट इनटू रेट इनटू जो भी एवरेज पीरियड आया डिवाइडेड बाय 12 कर लो। तो चलिए इंटरेस्ट हमें पहले से कैलकुलेट करके दे दिया हुआ है, हमें तो टोटल अमाउंट बताना है, ये चीज़ बतानी है। 8250 इज इक्वल टू आपका टोटल अमाउंट जो आपको दिखाना है इनटू रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% ले लिया इनटू एवरी पीरियड कितना है 5.5/12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 8250 इनटू ये इस तरफ आएगा 15/100 तो उल्टा हो जाएगा 100/15, और ये भी 5.5/12 जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो उल्टा हो जाएगा 12/5.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट। तो कर लेते हैं कैलकुलेट, कितना बना ये कैलकुलेशन 8250 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5.5। तो ये बन रहा है 1,20,000। तो टोटल अमाउंट आपका आ गया 1,20,000। अब देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या गिवन है। अच्छा, इसने कहा था मंथली, हमें ड्राइंग्स बी की मंथली बतानी है, जो आंसर्स हैं वो मंथली में है। तो अगर आप इसको मंथली, ये टोटल ड्राइंग्स हैं, अगर आप इसको मंथ्स में डिवाइड कर लो, साल में कितने महीने होते हैं 12, तो अगर उसके साथ डिवाइड कर लोगे तो 10,000 पर मंथ आ जाएगी। वैसे इसने पूछा नहीं है लेकिन आंसर मंथ्स के हिसाब से ही इसने दिखाया है। सो अगर मंथ्स के हिसाब से भी निकालना है तो 10,000 रुपया महीना, अगर टोटल निकालनी है तो 1,20,000 साल की होंगी। तो आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर था वो था बी पार्ट, 10,000 पर मंथ। नेक्स्ट इज ए एंड बी पार्टनर्स विद ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है ए और बी की। दे आर अलाउड 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट 6% है। ड्राइंग्स उनकी दी हैं, ए की 60,000, बी की 40,000। बी का शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अमाउंट ₹40,000। बी का शेयर 40,000 है। हमें नेट प्रॉफिट बताना है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एप्रोप्रिएशन। देखिए सबसे पहले बी का शेयर कितना है, बी का शेयर 40,000 है। अच्छा, शेयरिंग रेशो क्या है ए और बी की, हमारे पास शेयरिंग रेशो है 2:1 और बी का शेयर 40,000 है। अगर बी का शेयर 40,000 है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा फर्म का, हम कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म। आप क्या कर लो, जो बी का शेयर है प्रॉफिट में 40,000, उसको उसके शेयर के साथ, टोटल अमाउंट को जो उसकी शेयरिंग रेशियो है उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर लो। बी का शेयर कितना है 1/3, उल्टा क्या हो जाएगा 3/1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब प्रॉफिट 1,20,000 है। लेकिन ये टोटल है। अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट है। जब आप प्रॉफिट लेते हो तो आप यहाँ पे लिखते हो बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे लिखते हो नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट आप ऊपर टॉप में लिखते हो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी होगा, और इसके साथ नीचे क्या आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इसके नीचे आता है, और एंड में इसका टोटल कर लेते हो। तो ये जो टोटल आया है ये टोटल है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इंक्लूड है। हमें पूछा गया है कि एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट, ये चीज़ पूछी गई है। तो अगर 1,20,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लेते हैं कितना है। दोनों की ड्राइंग्स ए प्लस बी की ड्राइंग्स अगर हम टोटल कर लें तो वो 1,00,000 हैं, 60,000 ए की और 40,000 शायद बी की हैं, इसी तरह की ड्राइंग्स हैं। तो टोटल ड्राइंग्स हमारी होगी 1,00,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग पे 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 6%। लेकिन देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग। तो 1 लाख का दोनों के ड्राइंग्स पे इकट्ठा कैलकुलेट कर रहा हूँ 6%, लेकिन 6 महीने का लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना दी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस आपने देखे होंगे, उसमें मैंने बताया था कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना दी हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है। तो अगर इसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 3000, इसका मतलब 1,20,000 में 3000 तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना है फिर? टोटल तो 1,20,000 था, 3 इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसका मतलब एप्रोप्रिएशन से पहले हमारा नेट प्रॉफिट जो था वो 1,17,000 था। सो राइट आंसर इज 1,17,000 और इसका सी पार्ट, 9th का सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज A and B are partner in a firm. They are entitled to interest on their capital, but the net profit was not sufficient for the interest. Then the net profit will be distributed among partners. देखो A और B पार्टनर्स हैं, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट उनको देना है, लेकिन कह रहा है कि प्रॉफिट इतना नहीं है कि हम उनको इंटरेस्ट दे पाएँ। तो फिर हम उस नेट प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सपोज करो आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो 10,000 का है और आपका जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है वो 15,000 है। इसका मतलब आपके पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि आप पूरा इंटरेस्ट दे पाओ। तो उस इंटरेस्ट को, उस प्रॉफिट को आप किस रेशो में बांटोगे? तो आंसर हमारे पास क्या है ऑप्शंस में? ए एग्रीड रेशो, बी प्रॉफिट शेयर रेशो, सी कैपिटल रेशो, डी इक्वली। तो अगर हमें इंटरेस्ट बांटना है, दो पार्टनर्स हैं, सपोज करो ए और बी, इसकी कैपिटल 2 लाख है और मान लो इसकी कैपिटल 1 लाख है, तो इसके हिसाब से अगर मान लो 10% इंटरेस्ट इसका 20,000 बनता है और इसका 10,000 बनता है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम पूरा 30,000 इंटरेस्ट दे पाएँ, तो फिर हमें ये देखना होता है कि जिसकी ज़्यादा कैपिटल उसको ज़्यादा इंटरेस्ट, जिसकी कम कैपिटल उसको कम इंटरेस्ट। 20-30,000 हम पूरा नहीं दे सकते हैं क्योंकि मान लो इतना प्रॉफिट है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉफिट है, मान लो हमारे पास प्रॉफिट 20,000 का है, तो इस 20,000 को ही हमें इन दोनों में बांटना पड़ेगा। अब पूरा तो इसको दे नहीं सकते, ना इसको दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी रेशो बना लेंगे, जिस तरह से इनकी कैपिटल है वैसी रेशो। यानी क्या रेशो हो गई? 2:1, जिसकी ज़्यादा कैपिटल उसको ज़्यादा इंटरेस्ट। तो अगर कहीं ऐसा कोई केस आ जाए जहाँ पे आपके पास प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट देना आपको ज़्यादा है, तो आपने वो जो प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है वही बांटना है। और किस रेशो में बांटना है? ये जो आपने बनाई इसको बोलते हैं, क्योंकि ये कैपिटल से बनाई है, इसको कहते हैं कैपिटल रेशो। सो आंसर विल बी कैपिटल रेशो, और ये 10th का सी पार्ट है, 10th क्वेश्चन का सी पार्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड। देखिए, अगर एक फर्म है अपने 1 लाख का एसेट जिसकी वैल्यू 1 लाख है, अगर उसको 1,20,000 में, यानी 20,000 ज़्यादा जो प्राइस है मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पैसा उसको मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आंसर्स आर, ऑप्शंस आर ए सरप्लस, बी सुपर प्रॉफिट, सी रिजर्व, डी गुडविल। तो कभी भी अगर हम कोई एसेट किसी से खरीदें उसकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे करके, वो जो एक्स्ट्रा प्राइस पे किया जाता है वो बिकॉज ऑफ गुडविल होता है। उस एसेट की गुडविल है, रेपुटेशन है, तो हमने उसके लिए ज़्यादा प्राइस पे किया, तो उसको हम गुडविल बोलेंगे। सो राइट आंसर इज गुडविल। 11th का डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ नॉट अफेक्टेड बाय। फर्म की गुडविल किस चीज़ से इफेक्ट नहीं होती? किस चीज़ का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ए लोकेशन ऑफ द फर्म, बी रेपुटेशन ऑफ द फर्म, सी बेटर कस्टमर सर्विस, डी नन ऑफ दिस। देखिए, किसी भी फर्म की गुडविल उसकी लोकेशन लोकेशन जो है वो इफेक्ट करती है उस फर्म की गुडविल को। रेपुटेशन भी ऑफ कोर्स इफेक्ट करती है, रेपुटेशन होगी तो गुडविल होगी। बेटर कस्टमर सर्विस, आप ज़्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस दोगे तो भी आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। सो ये तीनों तो हैं ही हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिससे हमारी फर्म की गुडविल जो है इफेक्ट नहीं होती। इन सब से हमारी फर्म की गुडविल इफेक्ट होती है, यानी इंक्रीज होती है। सो राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो हमारी फर्म की गुडविल को इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट इज अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम गुडविल को कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? आई होप ये सबको पता होगा। ऑप्शंस आर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, बी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, सी सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, डी एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। सो सी इज द राइट आंसर। सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, या उसको बोल सकते हो डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। सो क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 उसका आंसर सी, और 12th का मैंने नहीं लिखा था, अब लिख देता हूँ। 12th का आंसर था डी। चलिए देख लेते हैं कुछ और। नेक्स्ट इज द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए फर्म इज 8 लाख।
एक फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 1 लाख की है, 8 लाख सॉरी